हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। ठीक, हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान। ठीक, प्रतिरोध किस प्रकार बदलता है, प्रतिरोध को कैसे हम सिद्ध करते हैं, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, उसे खींच दिया जाए, इस तरह के प्रतिरोध में जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो इससे पीछे की क्लास में हमने पढ़ी हैं। ठीक, अब हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्या क्या पॉइंट हैं, कैसे कैसे हैं। ठीक, और जहाँ जहाँ पर महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यू हमें लेनी है, जैसा कि हमने प्रतिरोध में पढ़ा, वो हम लेते चलेंगे साथ साथ में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आया ओम के नियम की सीमाएं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाओं में एक बात सबसे पहले आती है, एक चीज़ और है यहाँ पे, जिसे कहते हैं गतिशीलता, यानी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो पहले परिभाषित करते हैं गतिशीलता, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है। उसके बाद देखेंगे ओम के नियम की सीमाएं, और क्रम से इसी प्रकार विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, यानी टेम्परेचर का जो प्रभाव है रेजिस्टेंस के ऊपर या प्रतिरोधकता के ऊपर, उस पर बात करेंगे। इस पर एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में उदाहरण है, उसको हल करेंगे। उसके बाद विद्युत ऊर्जा और शक्ति, जो ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रतिरोध जो हीट में बदल देता है एनर्जी को, उस पर बात करेंगे। फिर श्रेणी, समांतर, क्रम, ये सब चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ आ गई कि रेजिस्टेंस को बना लेने के बाद, यानी प्रतिरोध को बना लेने के बाद बिल्कुल नियम से चलें और परिभाषाओं को देखते हुए चलें, ये है गतिशीलता। ठीक, यानी ये बिंदु है एनसीईआरटी में 351 बिंदु लिख के चलूँगा मैं एनसीईआरटी के मुताबिक 351। ठीक, ये बिंदु है और इसमें लिखा है गतिशीलता। इसे अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी है ना। ये देखो, ये लिख दिया मैंने अंग्रेजी में। ठीक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के पूरे पाठ्यक्रम मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ एच.सी. वर्मा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हिंदी में अनुवाद करके नीट के लिए, जेईई मेन के लिए बहुत बढ़िया कोर्स मैंने लगा रखे हैं। हर वीडियो के नीचे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए हमारी वेबसाइट विद्याकुल पर जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डिफाइन होती है ड्रिफ्ट, अपवाह वेग का परिमाण और चालक पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र। ठीक, इन दोनों का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन दोनों को भाग करके, या इन दोनों का जो रेशियो है ना, वो होता है मोबिलिटी। यानी परिभाषित करते हैं मोबिलिटी को म्यू से, और ये है अपवाह वेग का परिमाण, और ये है विद्युत क्षेत्र। ठीक, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण नीचे लगा हुआ है, तो इसे भी कह सकते हैं भाई ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, ऐसे। ठीक, अब इसमें जो अपवाह वेग है, अगर मैं उसकी बात करूं, वो हमने कितना बनाया था, उसका औसत मान हमने बनाया था इलेक्ट्रॉन का आवेश और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये बनाया था औसत संगठन समय, यानी रिलैक्सेशन टाइम माइनस में। अब मान लीजिए मैं इसका परिमाण लेता हूँ, तो परिमाण में मैं क्या करता हूँ, इसका मैं ये सदिश राशियाँ जो वेक्टर है हटा देता हूँ, इसे लिखता हूँ E/m/e, और ये औसत संगठन समय, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। अब ये चीज़ें अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो देखो कितनी चीज़ बनेगी, क्या सामने आएगा निकल के, ये देखना है हमें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है ये कट जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के चलने का जो गुण है, इलेक्ट्रॉन के चलने का जो गुण है, जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, वो बाहर से लगाए गए कारणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चालक के अंदर जो चीज़ें हैं उन पर निर्भर करती है। वो चीज़ें क्या निकल के आई हैं, देखो वो आई हैं, बस ये चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक, इनमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है
इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसमें ये महत्वपूर्ण बात है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी म्यू जो आया वो समानुपाती आया औसत संगठन समय के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका द्रव्यमान ये नियत होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। अब अगर मैं देखूं कि ये चीज़ कहाँ से बदलती है, तो ये बदलती है तापमान से। तापमान बढ़ने पर संगठन का समय घटता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि तापमान बढ़ने पर संगठन का समय घटता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, वो भी घट जाती है। बात को समझ रहे होंगे कि अगर किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो परिणामी रूप से देखा जाता है कि उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ज़्यादा घूमता है, अपनी जगह पे दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टक्कर मारता रहता है, लेकिन आगे बढ़ने की संभावनाएं कम होती हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी यानी उसकी जो गतिशीलता है वो घट जाती है। तो संबंध किससे स्थापित हो पाया? तापमान से। तापमान बढ़ने पर ये घट जाता है, परिणाम स्वरूप गतिशीलता घट जाती है। ठीक, तो क्या लिखें आगे? परिणाम स्वरूप म्यू यानी गतिशीलता घट जाती है। ठीक, अब देखो ये बिल्कुल एक सीधी सी बात है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। लो मैं एक तरफ हट गया, देखो। ठीक हो, इसका मोबाइल से एक फ़ोटो खींच लेते हैं। सर नोट्स कैसे बनाए? नोट्स तो मिलते हैं, मैं देता हूँ अपने फुल कोर्स में, लेकिन इस तरीके से जब मैं हटता हूँ तो एक फ़ोटो खींच लें, टक, मोबाइल से फ़ोटो ले लिया। मोबाइल में 2 बटन होते हैं, दोनों को दबा दिया। ठीक, तो नोट्स तैयार हो गया। देखो लो, खींचो, फ़ोटो खींचो, देखो लो, एकदम नोट्स तैयार है। बड़ा बढ़िया लिखा लिखाया नोट्स है, एकदम पेपर में काम आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो ये हुई गतिशीलता और ये निर्भर कर गई संगठन के समय पे, और संगठन का समय निर्भर कर गया तापमान पे। तापमान बढ़ने पर वो घटता है, परिणाम स्वरूप म्यू का मान घट जाता है, गतिशीलता घट जाती है। इलेक्ट्रॉन की आगे बढ़ने की जो गतिशीलता जिसे कहते हैं, जिसे कारण करंट या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो घट जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु क्या है, देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है ओम के नियम की सीमाएं। 6ठे नंबर का बिंदु है ओम के नियम की सीमाएं। ठीक, यानी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अंग्रेजी में लिख दूं, देखो, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो ओम का जो नियम है वो क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सही नियम क्या है। सही नियम क्या है? तो सही नियम ये होता है, फंडामेंटल अगर मूल रूप से परिभाषित करें तो ये होता है, विभवांतर लगा देने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा लगा दें, विभवांतर बन जाए, ये उल्टी प्रक्रिया है, क्योंकि विभवांतर से विद्युत धारा पैदा होती है। तो इसलिए सही नियम ये है। ठीक, लेकिन इसको सामान्यतः हम ये लिख लेते हैं और एक नियत नंबर मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, V इक्वल्स टू IR। इसे कहते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टेंस।
ठीक, रेजिस्टेंस रखने वाली डिवाइस को, रेजिस्टेंस रखने वाली वस्तु को बोलते हैं आप प्रतिरोध। ठीक, अब इसके बाद ये चीज़ जो आ गई, इसकी सीमा कैसे परिभाषित होगी? देखिए सीधी सी बात ये है बिल्कुल कि मान लीजिए हम ओम्स के या ओम के नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध पर कोई भी विभवांतर लगा लेते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, ये मान लीजिए प्रतिरोध है और इस पर कोई भी विभवांतर लगा लेते हैं, मान लीजिए कोई बैटरी या कोई सेल लगा लेते हैं, तो इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो प्रतिरोध है ये गर्म होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊंगा मैं, ये गर्म होता है। ठीक, गर्म होता है, इसका तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? देखो हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे बिल्कुल प्यार से, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ जाने से इसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध बढ़ने की वजह से अब धारा का मान घटता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है ये अपने मूल से, यानी ये जो ग्राफ है ये अपने मूल से, मान लीजिए सीधा ग्राफ होना था, ये अपने मूल से हटने लगता है। शुरू में चलता है इसी लाइन पे, बाद में इधर को होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये V है मान लीजिए और ये I है। ठीक, I बढ़ जाएगी, ये ऊपर को जाने लगता है, I घट जाएगी। तो इसका जो व्यवहार है ये दोनों तरीक़ों से हो जाता है। कई बार क्या होता है कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। वो किस में होता है? वो होता है अर्धचालकों में। देखो याद रखेंगे, अर्धचालक पढ़ेंगे हम, ये जो है ये अर्धचालक वाला मामला है। और चालक में क्या होता है? पूरे कंडक्टर में क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। गर्म होता है तो तापमान की वजह प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये कहानी किस में होती है? ये चालक में होती है। ठीक, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये ओम के नियम को छोड़ देता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो तापमान बढ़ जाने की वजह से प्रतिरोध पर प्रभाव हो जाते हैं, तो ये ओम का नियम फिर लागू नहीं होता है। वास्तव में ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम हमारे लिए क्या है कि अगर तापमान या प्रतिरोध नियत बना रहे तो, क्योंकि ये शुरू में लागू हो जाता है, जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, बाद में प्रतिरोध गर्म होने लगता है तो फिर तापमान बढ़ने लगता है, अर्धचालक है तो घटने लगता है। अब यहाँ सवाल ये आया, सर चालक की तो बात ठीक है कि तापमान बढ़ाने पर हमने देख लिया कि प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालक में क्यों बढ़ेगा? देखिए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तापमान बढ़ाने पर उनकी संख्या बढ़ती है और ऊर्जा मिल जाने के कारण, अगर और ऊर्जा मिल जाती है तो क्या होता है? और मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा होने लगते हैं। परमाणुओं को छोड़ कर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में जाने लगते हैं, तो क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ने के बजाय घटने लगता है। अर्धचालकों के गुण हम 12वीं कक्षा के आखिरी चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि ओम के नियम को छोड़ देगा, चालक हो या अर्धचालक हो। ठीक, अब यहाँ पर ओम के नियम की सीमाओं में अर्धचालक का और ये दो ये एक वो है आपका जिसे कहते हैं समरूप पदार्थ, मिश्रित पदार्थ, गैलियम आर्सेनिक है, और डायोड का अभिलक्षणिक है। अर्धचालकों में ठीक ये दो ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक यहाँ पर, और दोनों ग्राफ किस तरीके से बनाए गए हैं ये आप जानेंगे अर्धचालकों में। अब देखिए बताता हूँ, ओम के नियम की सीमाएं पढ़ लेना आवश्यक है। यद्यपि ओम का नियम पदार्थों के विस्तृत वर्ग के लिए मान्य है, विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ एवं युक्तियाँ विद्यमान हैं जहाँ V तथा I की अनुपातिकता लागू नहीं होती। मोटे तौर पर यह विचलन निम्नलिखित एक या अधिक प्रकार का हो सकता है, यानी कितने ही प्रकार का हो सकता है। कैसे? VI की अनुपातिकता समाप्त हो जाती है, उसके लिए चित्र बताया गया है। कैसे हो रही है? देखो ये वाला चित्र बताया है, चालक के अंदर ऊपर की तरफ तापमान बढ़ जाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, हो जाती है। V तथा I के मध्य संबंध चिन्ह पर निर्भर करता है, यानी V और I के बीच में कैसा विभवांतर है, प्लस का है माइनस का, इस पर निर्भर करता है। ठीक, ये भी दो चित्र उन्होंने बनाए हैं। डायोड के अभिलक्षणिक वक्र हैं, एक वोल्टता के सापेक्ष धारा में परिवर्तन है, ये विद्युत धारा में परिवर्तन है। तो V तथा I के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, अर्थात धारा I के लिए V एक से अधिक मान हो सकते हैं, धारा I के लिए V के एक से अधिक मान भी हो सकते हैं। ये पदार्थ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, दो ग्राफ इन्होंने बनाए हैं, डायोड के अभिलाक्षणिक
वक्र बनाए हैं। गैलियम आर्सेनिक की वोल्टता के सापेक्ष धारा में परिवर्तन बताया है। दोनों ग्राफ हैं, ठीक। किस तरह के ग्राफ बनाए हैं देखिए, दोनों बना के देता हूँ। कहता है इस तरह का जो ग्राफ है देखिए, ये वाला, ये डायोड के लिए है और ये है लगाया गया विभवांतर और ये है धारा, ठीक। तो ये अजीबोगरीब सा ग्राफ है, अजीबोगरीब सा वक्र है, ये कोई ओम के नियम का वक्र नहीं है। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि शुरू में विभवांतर लगा देने पर भी धारा उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब है शुरू में विभवांतर लगा देने पर भी धारा उत्पन्न नहीं हुई, धारा का मान 0 है। इसका मतलब उसके अंदर जो चालक इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है एक, या फिर वो इतने कम हैं कि इतना विभवांतर लगा देने पर वो चल ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं कि कम इतने हैं वो, कि चालक इलेक्ट्रॉन इतने कम हैं कि कोई विभवांतर लगा देने पर भी वो चल नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा उत्पन्न होगी, ओम का नियम लागू नहीं हुआ। इधर देखते हैं, अगर उल्टा विभव लगा दें, ऋणात्मक लगा दें विभव, तो इसमें भी यही हुआ कि कुछ मान तक वो नहीं चले, उसके बाद चलने लगे, उसके बाद एक अजीब सा व्यवहार आने लगा। विभव बढ़ाने के बाद भी धारा नहीं बढ़ी, देखिए विभव बढ़ाने के बाद भी धारा नहीं बढ़ी। तो कह रहा है कि ये चीज़ें जो है ओम का नियम मानने वाले पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं खासतौर से अर्धचालकों में जो इस नियम को नहीं मानते, ठीक। और सामान्य चालक में आपने देख लिया कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है तो नियम लागू नहीं होता। तो यानी अगर हमें ये बात लिखनी होगी यार ओम का नियम लागू नहीं होता, कैसे नहीं होता, तो हमें जो है ये डायोड के लिए और ये चालक के लिए, और इसे यहाँ से घुमाएं तो अर्धचालक के लिए, है ना, ये चीज़ें लिख के बताएं और इसके बारे में 1-2 लाइनें लिख दें कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से इन पदार्थों में लागू नहीं होता है। चालक में कहाँ लागू नहीं होता है, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालक में लागू नहीं होता है, कुछ देर के बाद वो गर्म होने लगता है। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए उस पर भी ये लागू नहीं होता है, ठीक, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये आई ओम के नियम की बात। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, अब अगला बिंदु है हमारा, इस पर थोड़ी, क्योंकि इसमें कुछ हल करने के लिए नहीं है, कोई न्यूमेरिकल आंकिक नहीं है, ये सिर्फ एक बताने की बात है, ठीक। आगे चलते हैं। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, यह है 7वां बिंदु। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, ठीक। प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सूत्र में ये चीज़ कहाँ होती है रेजिस्टिविटी, रो L/A। प्रतिरोध में ये जो रो होता है यही होती है प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता चालक का एक गुण है। लंबाई और क्षेत्रफल ये चालक के गुण नहीं हैं, ये विमाएं हैं। चालक का जो गुण है वो क्या है, प्रतिरोधकता, ठीक। तो क्या कह रहा है, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। बात समझ में आ गई? तो इसे आगे बढ़ के लेके आगे बढ़े, चलें यहाँ से हटा लें इसको, बता दिया भाई क्या है प्रतिरोधकता सूत्र के अनुसार। चलिए देखते हैं। प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली चीज़। प्रतिरोध जो है आपने देख लिया, सीधे सीधे यहाँ लिख देता हूँ रो L/A। किसी भी चालक के लिए उसमें एक लंबाई है, एक उसकी काट का क्षेत्रफल है और एक उसका गुण है प्रतिरोधकता। किसी भी चालक के लिए इस तरीके से परिभाषित हो जाती है, ये प्रतिरोध परिभाषित हो जाता है, ओम में प्रतिरोध परिभाषित हो जाता है। अब ये कह रहा है कि सूचीबद्ध है कुछ पदार्थों की, कुछ सामान्य पदार्थों की
सारणी हमने दे रखी है। तो यहाँ देखिए चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, लोहा, प्लेटिनम, पारा, सब की प्रतिरोधकता दे रखी है। अब इसमें प्रतिरोधकता सबसे कम जो आई है, सबसे कम जो आई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है चांदी की। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम आई है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है कॉपर की। तो चांदी महंगी है, चांदी महंगी है। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम तो होता है, लेकिन चांदी महंगी है। उसके बाद दूसरा नंबर है तांबे का, कॉपर का। तो कॉपर को फिर देखा जाए तो कॉपर के तार इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर एल्यूमिनियम के तार इस्तेमाल होते हैं। कॉपर के मुकाबले एल्यूमिनियम के तार इस्तेमाल क्यों करते हैं? हल्के होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम की लगभग 1.5 गुना है। ये पूरी सारणी है, इसमें जिस चीज़ की चाहे प्रतिरोधकता को देख के आप उसके प्रतिरोध का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी इसकी प्रतिरोधकता इतनी है, इसकी इतनी है, तो प्रतिरोध किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा। टंगस्टन, लोहा, अब देखिए लोहे का तार नहीं बना सकते, इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तांबे की प्रतिरोधकता की लगभग 6 गुना प्रतिरोधकता है लोहे की। यानी लोहे के तार बनाएंगे तो वो इतने गर्म हो जाएंगे एकदम से कि उनमें आग लग जाएगी, वो जल जाएंगे। ठीक, एकदम से वो हीट में कन्वर्ट करेंगे। तो तार किसका बनेगा? तार बनेगा चांदी का, तांबे का, एल्यूमिनियम का। अब सवाल यह है कि तांबे और एल्यूमिनियम का तार तो बनेगा, चांदी का तार कहाँ बनेगा? तो तांबा और चांदी को मिलाकर एक अच्छा तार बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी डिवाइस बहुत महंगी बनेगी। यानी कि आप मान लीजिए बहुत महंगा मोबाइल हो, बहुत महंगा मोबाइल हो, तो तांबे और चांदी को मिला के अच्छी क्वालिटी का तार बना सकते हैं। ठीक, कुल मिला के ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें हैं। अब इसके बाद ये जो है सभी का इन्होंने बताया और एक सारणी बना के दी आपको। ठीक, तो ये सिर्फ इतनी सी बात यहाँ बता रहे हैं कि प्रतिरोधकता जिसकी कम है उसका प्रतिरोध भी कम है। सबसे कम प्रतिरोधकता चांदी की है, उसके बाद तांबे की है, उसके बाद एल्यूमिनियम की है। अब इतना ही याद रख लीजिए, इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ पे इतनी सी बात है बस। ठीक, अब आई इम्पोर्टेंट बात, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आंकिक प्रश्न है, वो हम हल करेंगे। ठीक, चलिए हम पहुंच गए 8वें बिंदु पर, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। ऐसे, ठीक, यहाँ पर एक सूत्र है, बड़ा सामान्य सा सूत्र है, सीधे सीधे अर्थों में यह सूत्र परिभाषित किया गया है। ये कह रहा है रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक, एक सूत्र है जो क्या है, शुरू में ये जो 0 है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है। यानी रो नॉट जो है ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। किसी भी पदार्थ के लिए ये इसकी प्रतिरोधकता है। ठीक, और रो टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है। कोई भी तापमान हो, ऐसे। ठीक, तो डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी कितना बन गया फिर? डेल्टा टी बन गया टी डिग्री सेल्सियस -0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। ठीक, तो T माइनस टी नॉट ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये परिभाषित है। लेकिन ये कह रहा है कि क्योंकि ये जो वैल्यू है अल्फा की, प्रतिरोधकता गुणांक, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता गुणांक। प्रतिरोधकता गुणांक, ऐसे। ठीक, तो चूंकि ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम, चालकों में इसका मान बहुत कम होता है, तो इस सूत्र को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, रो 1 प्लस एल्फा, ऐसे बना देते हैं। देखो इस सूत्र को
T2 माइनस T1। तो आप समझ गए होंगे कि तापमान T1 पर जो प्रतिरोधकता है वो ρ1 है और T2 पर कितनी है, ρ2 है। तो ये सूत्र बता रहा है अगर अल्फा का मान धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, अब मान लीजिए मैं इसको प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहूँ, तो प्रतिरोध के रूप में लिखने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है बस वो होता है ρL/A। और हम ये मान लें कि लंबाई में और क्षेत्रफल में तापमान बढ़ाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी चालक में अगर तापमान बढ़ाते हैं तो ये मान लें कि उसकी लंबाई में और उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, होता है तो बहुत कम होता है, यहाँ उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इस सूत्र को ठीक कर दें तो ये बन जाएगा R2 R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे। ठीक, यानी प्रतिरोधकता के स्थान पर क्या किया, L/A से दोनों तरफ गुणा कर दिया। देखो ठीक, तो ρ2L/A क्या बन गया, R2, और ρ1L/A क्या बन गया, R1। तो सूत्र प्रतिरोध में तैयार हो गया, यानी एक ऐसा सूत्र आ गया जो तापमान के साथ प्रतिरोध को बताता है। ठीक, अब ये जो समीकरण आई है अगर इसको बना के देखें, इसका ग्राफ बना के देखें, तो ग्राफ में किस प्रकार ये चीज़ आ जाती है, इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। चलो यही बना लेते हैं, जगह है, देखो ऐसे बना लेते हैं। देखो ठीक, ये है तापमान बढ़ता हुआ और इस तरीके से ये बन जाएगा प्रतिरोध बढ़ता हुआ R। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा ये जो चीज़ है, थोड़ा सा ये है, देखो डेल्टा R, और ये है डेल्टा T, और ये क्या है, ये है इसका ढलान। ठीक, ढलान कितना हो जाएगा, इसको थीटा मान लेते हैं, डेल्टा R/डेल्टा T। डेल्टा T मतलब तापमान का अंतर, तो बड़ा डेल्टा T लिखते हैं, देखो इसको ऐसे। ठीक, अगर मैं टेन थीटा चाहता हूँ तो कितना आएगा टेन थीटा, जरा बताओ। देखो टेन थीटा कितना आएगा, डेल्टा R/डेल्टा T। ठीक, तो आएगा R1 अल्फ़ा, यानी डेल्टा R जो है R1 अल्फ़ा, क्योंकि डेल्टा T क्या है इसमें, देखो ये डेल्टा T है, और R1 को ब्रैकेट खोल के इधर ले आऊँ तो ये डेल्टा R होगा, साथ में कौन बचेगा, R1 अल्फ़ा, तो ये आएगा R1 अल्फ़ा के बराबर। ठीक, इसे बोलते हैं ढलान, ग्राफ का ढलान। तो ग्राफ का ढलान अगर ज़्यादा है इसका मतलब होता है अल्फ़ा का मान ज़्यादा है। अगर तुलना करें एक ही तापमान, मतलब एक ही प्रतिरोध के लिए तुलना करें, समान प्रतिरोध हो, दो तारों में, दो वस्तुओं में, दो चालकों में समान प्रतिरोध हो, उनका R1 एक जैसा हो, तो देखेंगे कि ढलान जिसका ज़्यादा है, जिस ग्राफ का एंगल ज़्यादा है, उसका ये अल्फ़ा भी ज़्यादा है, उसका प्रतिरोधकता गुणांक ज़्यादा है। ठीक, तो तुलना हो सकती है, बड़ी आसानी से तुलना हो सकती है। और आप अपनी रफ कॉपी में इस चीज़ को बना के देखें कि भाई जो टेन थीटा है इतना ही आता है कि नहीं आता है। डेल्टा R और डेल्टा T के मान यहाँ से ठीक करके निकाल के देखें, है ना। डेल्टा R मतलब R2 माइनस R1, बना के देखो आप, देखो ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें किन किन पदार्थों के लिए इन्होंने प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता बताई है। ठीक, इसके बाद यहाँ एक बिंदु है कि रंगों के द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करना। लाल रंग, चांदी जैसा रंग, है ना, एक सारणी है, प्रतिरोधक वर्ण कोड, वो मैं बताऊँगा आपको, उसको याद करने का तरीका होता है, वो मैं लिख के दूंगा आपको। अब आया कि ताप पर किसका कैसा प्रभाव है। परम ताप के फलन के रूप में निक्रोम की प्रतिरोधकता, ताप T के फलन के रूप में तांबे की प्रतिरोधकता, विशिष्ट अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, तीन चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक, तो तीनों की बात अगर मैं करूं तो तीन ग्राफ है मेरे पास। देखो, एक किसके लिए है, ये
यह है तांबे के लिए, और यह है तापमान T, और यह है प्रतिरोधकता। ऐसे दूसरा जो ग्राफ है मेरे पास वो है निक्रोम के लिए। यह है तापमान, यह है प्रतिरोधकता, और यह है निक्रोम। निक्रोम एक पदार्थ होता है, यह उसके लिए है, ठीक। और तीसरा है विशिष्ट अर्धचालक। ये ग्राफ बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनको याद कर लेंगे आप, समझ लेंगे इनको। विशिष्ट अर्धचालक, ये है विशिष्ट अर्धचालक। ठीक। अब सीधे सीधे मैं ग्राफ बना देता हूँ। तांबे के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ है, और निक्रोम के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ है, और विशिष्ट अर्धचालक के लिए ऐसा ग्राफ है, ठीक। यानी तांबे का ग्राफ व्यवहारिक है, तांबे का ग्राफ जैसा होना चाहिए वैसा है, ठीक। तापमान बढ़ता जाता है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है, प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। तापमान ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, सीधी सी बात है। निक्रोम के लिए तापमान के सीधे, तापमान के अंतर के या डिफरेंस के जो भी कहें, सीधे समानुपाती है निक्रोम के लिए। इसे कहते हैं आइडियल कंडक्टर। आइडियल से मतलब आदर्श जैसा हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। ये अर्धचालक है। अर्धचालक में घटती है, जैसा कि मैंने बताया था कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तापमान बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होने लगता है, यानी उसकी प्रतिरोधकता या उसकी रेजिस्टिविटी घटने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने जाएंगे। यानी इसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा है, इसका व्यवहार उल्टा है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तापमान बढ़ाने पर, उसको ऊर्जा देने पर, गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें आने लगती है। उसके अंदर के जो परमाणुओं के बंधन में पड़े हुए या किन्हीं बंधों में फंसे हुए केमिकल बॉन्ड है ना, लेटिस जालक के बंध, उसमें फंसे हुए इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आने लगते हैं, है ना। तो क्या होता है फिर, इसकी प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, घटने लगता है। तापमान बढ़ाते हैं तो कैसा होता है, घटता है। और इनका तापमान बढ़ा, यानी ये मान लीजिए ये चालक हैं, ये मान के चलिए कि ये चालक हैं, ठीक, ये चालक हैं, ठीक। और तांबे का व्यवहार जैसा होना चाहिए आदर्श वैसा है, ठीक। और ये थोड़ा विशेष है, निक्रोम का व्यवहार थोड़ा विशेष है, ठीक। अब इसके बाद एक छोटा सा उदाहरण है, तापमान पर प्रतिरोध के लिए एक उदाहरण है, वो हम हल करेंगे। ये है उदाहरण संख्या 3, 4। हालांकि हमारे फुल कोर्स में एनसीईआरटी के सारे उदाहरण और सारी प्रश्नावली कोर्स के यानी किसी भी अध्याय के एंड में, किसी भी अध्याय के अंत में भी आपको मिल जाते हैं, सारे आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं बीच में अगर आवश्यकता पड़ती है किसी आंकिक प्रश्न की जो टॉपिक से संबंधित होता है तो वो भी मैं डाल देता हूँ। तो हम करेंगे हल उदाहरण नंबर 3, 4, चौथे नंबर का उदाहरण है। दोनों सेम है, 3, 3 भी है, 3, 4 भी है। तो 3, 4 को हम हल करते हैं, ठीक है। और देखते हैं किस प्रकार से जो है हम तापमान जिसमें पूछ रहा है किस प्रकार है, ये हल करते हैं इसको। चलिए, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ये है उदाहरण, चौथे नंबर का उदाहरण है, ठीक। मैं पढ़ देता हूँ। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम है। हिमांक यानी जहाँ बर्फ़ जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 5 है। तथा भाप बिंदु पर, भाप बिंदु यानी जहाँ पे पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 हो जाता है। उष्मक का ताप परिकलित कीजिए, यानी कितना टेम्परेचर है, यानी इसको इस्तेमाल किया गया तापमान
नापने के लिए। ठीक, तो क्या करते हैं इसमें, हम देखते हैं R0 ये कितना है, ये है 5 ओम। R 100 डिग्री पर कितना है, ये है 523 ऐसे ओम। और RT किसी तापमान पर कितना है, ये है 5.795 ओम। ठीक, अब ये बात क्लियर हुई, तो हमें इस T का मान चाहिए, यानी वो तापमान कितना है। ठीक, अब यहाँ से बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका जो ताप गुणांक है, जिसे तुम अल्फ़ा कहते हो, वो गिवन नहीं है, वो हमें इन दोनों से निकालना पड़ेगा पहले। ठीक, अब ये कैसे करते हैं, क्योंकि हमें 3 प्रकार से 2 रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिए हैं, तीसरा हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं इसका, देखिए इसके समीकरण बना लेते हैं हम, समीकरण बना के हम इसे हल कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई समीकरण बनाते हैं। तो R100 और R0 1 प्लस अल्फ़ा, कितना तापमान का अंतर हुआ, 100 में और 0 में 100 डिग्री हो गया, तो अल्फ़ा को गुणा कर देते हैं 100 से, ये लग गया सूत्र R2 R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब देखो यहाँ से मुझे अल्फ़ा का मान मिल जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, अब मैं वापस जाता हूँ RT पर, कहाँ से, R0 से, और 1 प्लस कितना तापमान पहुँचेगा, मेरा तापमान पहुँचेगा T माइनस 0, यानी 0 से मैं कहाँ गया, 100 पे गया। अब मैं 0 से कहाँ जाऊँगा, T पे जाऊँगा, तो ये हो गया अल्फ़ा T, ये आ गया देखो। ठीक, ये जो 0 का है और ये दोनों हैं, ये मुझे मालूम है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अल्फ़ा का मान यहाँ से निकाल के यहाँ डालना है, तो मैं इस समीकरण नंबर 1 से अल्फ़ा का मान निकाल लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ, तो T का मान आ जाएगा। ठीक, ये भी मुझे पता है। चलिए मैं इसमें R100 का मान रखता हूँ, देखिए मैं यहीं पे रखूँगा, मैं R100 का मान यहीं पे रखूँगा। देखो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंकिक प्रश्न है। ये है R100 का मान, ये है 5.23। ठीक, R0 पे कितना है, ये भी है मेरे पास, देखो ये है बराबर, यहाँ लिखा 5, लगा दिया मैंने ये मान। अब मैं ये मान यहाँ भी लगा देता हूँ, देखो 5, और यहाँ भी लगा देता हूँ। तापमान पर मान है 5.795, 5.795। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर ये अल्फ़ा मिल जाए, यहाँ लगा दूँ तो T मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मुझे अल्फ़ा कैसे मिलेगा, देखो फर्स्ट समीकरण से मैं अल्फ़ा कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से मैं कर दूँगा 5.23 बटे 5 माइनस 1, और 100 को ले आऊँगा नीचे, ये मिल जाएगा मुझे अल्फ़ा। ठीक, समझ रहे होगे, 5 इसके नीचे लाया, फिर 1 को घटाया, फिर 100 नीचे ले आया, तो मिल गया मुझे अल्फ़ा। देखो ठीक, कितना अल्फ़ा आ रहा है, देखो यहाँ से घटा दूँ तो 0.23 500, ये मिल गया मुझे अल्फ़ा। ठीक, अब इस अल्फ़ा का मान यहाँ से मुझे मिल गया, और मैं वहाँ लगाऊंगा, देखो इसको, देखो इस अल्फ़ा के मान को मैं यहाँ लगाऊंगा, देखो ये मिल गया, देखो मुझे यहाँ लगाऊंगा इसको मैं। ठीक, ये हो गया 0.23 बटे 500, ये लगा दिया मैंने अल्फ़ा का मान। ठीक, इस T को मैं यहीं पे लिखता हूँ ठीक करके, है ना, देखो ये आ गया, ये आ गया। ठीक, अब मैं हल कर देता हूँ, देखो इसमें से इसे घटा देता हूँ, या इसके अपॉन में कर लेता हूँ, 5.795 5 माइनस 1। ठीक, और बराबर कौन, इसके इक्वल में आ गया 0.23 T बटे 500। ठीक, तो समझ रहे होंगे, शॉर्टकट फटाफट तो हल कर लेते हैं। तो 0.795 बटे 5 गुणा 500 बटे 0.23, ये हो गया T। देखो ये आ गया T। ठीक, इसे गुणा करेंगे, इसके दशमलव वगैरह हल करेंगे, तो आंसर आ गया 345 795, है ना, बटे 0.23 345.65। तो T का मान आ गया कितना,
345.65 लिख देता हूँ। देखो टी का मान यहीं पे लिख देता हूँ हल करके। यह आ गया 345.65 डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। ठीक, हल हो गया। तो इस प्रकार से दो समीकरण बनाकर इसको हल करें आसानी से। ठीक है, गड़बड़ी क्या होती है भाई, इसमें अल्फ़ा का मान लगा लिया। मान लीजिए अल्फ़ा का मान आपको दे रखा है तो सीधा लगा दो आप फार्मूला। सीधा फार्मूला होता है T2 माइनस T1 R2 R1 T2 माइनस T1, सीधा सूत्र होता है, सीधा लगा दो। अगर अल्फ़ा का मान दे रखा हो तो, नहीं दे रखा हो तो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए आपको दो प्रतिरोध दे रखे होंगे। देखो ये दे रखे अल्फ़ा का मान निकालने के लिए, इनसे अल्फ़ा का मान निकालो, जैसे मैंने निकाला तीसरे में डाल दो। ठीक, तो आ जाएगा तीसरा तापमान या तीसरा प्रतिरोध, जो भी निकालना चाहते हो। ठीक, कुल मिला के समीकरण दो बार बनाने पड़े, एक बार इस पे और एक बार, देखो एक बार बनाई इस पे, एक बार बनाई इस पे। ठीक, तब हमने सॉल्व किया। अब आया विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। इस बिंदु को लेंगे अपनी अगली क्लास में। 40 मिनट की क्लास होगी लगभग हमारी, अगली क्लास में चलते हैं, लेंगे विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति।